अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक दफ़ा समराइज़ कर लें कि हमने किरचॉफ रूल्स में क्या पढ़ा था। तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि यूजुअली आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ड्रॉ की होती है। सेकंड स्टेप में आपने करना है the choice of loop should be such that the resistance is included each resistance is included at least once in selected loops। तो हमने ये हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस जो है वो दो लूप्स में आ रही हो, लेकिन कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए जो किसी भी लूप का हिस्सा ना हो, ठीक है। यानी हर रेजिस्टेंस जो है वो किसी न किसी एक लूप का हिस्सा मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था एग्जांपल कि एक रेजिस्टेंस जो है वो दो लूप का हिस्सा थी, बाकी जो रेजिस्टेंस थी वो एक एक लूप का हिस्सा थी। फिर हमने क्या करना है, एज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप ऑल द लूप करंट शुड बी इन द सेम सेंस, मतलब सेम डायरेक्शन, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हमने ऊपर बताया था कि वैसे तो हम बैटरी को देख लेते हैं कि कौन सी बैटरी बड़ी है, लेकिन अगर आप उसको ना भी देखें, अगर आप कोई और करंट की डायरेक्शन लेना चाहें यानी बैटरी से ऑपोजिट भी, तो आपको हर एक लूप में वही डायरेक्शन लेनी है करंट की, ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक लूप में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, विच एवर वे यू फील गुड। तो फोर्थ है राइट द लूप इक्वेशंस फॉर ऑल द सिलेक्टेड लूप्स। अब हमने वो जैसे लूप इक्वेशन लिखनी है कि यानी लूप के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं सब के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल चेंज आ रहा है वो लिखना है। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज चेंज अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज पॉजिटिव इफ ट्रैवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो अगर तो आप लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, जैसे यूजुअली बैटरी क्रॉस होता है, तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे एंड अदरवाइज आप उसको नेगेटिव लेंगे। अगर आप बैटरी के क्रॉस हाई से लो जा रहे हैं और बाकी कोई भी कंपोनेंट है, तो उनके क्रॉस आप पोटेंशियल चेंज जो है वो उसको नेगेटिव लेंगे। फिर फिफ्थ है सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर अननोन क्वांटिटीज़। तो हमने जैसे ऊपर करंट फाइंड करने थे तो उसके लिए उनको सॉल्व किया था, तो जो भी आपको चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए फिर आप साइमल्टेनियसली उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारा एक्सपेरिमेंट भी है और बेसिकली ये सर्किट जो है वो 4 रेजिस्टर्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है R1, R2, R3 एंड R4। और यूजुअली इस सर्किट को हम यूटिलाइज करते हैं किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी हम जो है वो अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसको इस सर्किट में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे इस सर्किट को हम डिफरेंट तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने इसको सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, वहाँ पे हम जब एक्चुअली इसको देखेंगे इसका एपरेटस, तो हम देखेंगे कि वो जो है वो थो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब ये कि आपको जो है वो एक बॉक्स होगा जिसके ऊपर वायर्स नज़र आ रही होंगी, तो आपके पास कोई 1 मीटर की वायर होगी जिसकी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो बहरहाल तो ये हम देखेंगे। तो ये हमारा जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है और 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और हमारे पास एक ये मेन लूप है और इसको हमने 2 लूप्स में डिवाइड किया हुआ है बाय दिस गैल्वानोमीटर। ये बेसिकली गैल्वानोमीटर जो है इसको हम ये ब्रिज कहते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस इज़ ब्रिज और इस ब्रिज के क्रॉस हमने क्या करना है कि करंट को ज़ीरो करना है, ये हमारा पर्पस है यहाँ पे। सो ये हमारे पास 3 लूप्स बन गए हैं। इस तरह इसको ये ब्रिज बनाने से गैल्वानोमीटर लगाने से 3 लूप्स बन गए हैं। एक लूप है ABDA यानी ये वाला लूप, फिर एक लूप है ये BDCB ये वाला लूप, और फिर एक नीचे वाला लूप है ACDA, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो अगर मैं इसको ड्रॉ भी कर दूं तो एक ये वाला लूप है, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास 3 लूप्स हैं। इन 3 लूप्स के लिए हमारा स्टेप क्या था कि हमने करंट की डायरेक्शन बनानी है जो कि हर एक लूप में एक जैसी हो। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हम करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी और इधर भी, तीनों में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। यहाँ जैसे ही आप अब आपके पास लूप्स है ना, तो हर एक लूप के अंदर करंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, लूप के कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर तो करंट जो है वो I1 ही होगा, यानी जैसे R1 और R3 और गैल्वेनोमीटर के, तो उनके क्रॉस तो I1 होगा। लेकिन ये कि इस लूप में I1 है तो नेक्स्ट लूप में I2 होगा, और अगला कोई लूप है तो उसमें I3 होगा, अगर कोई और लूप है तो उसमें I4 होगा। यानी एक लूप में करंट जो है उसको अपने नाम दे देना है। सो दिस इज I1, I2 और ये वाला I3। और नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अब हमने इसमें वोल्टेज चेंजेस लिखनी है, कीपिंग इन माइंड कि हमने जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो कैसे लगाने हैं। और ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस भी होती है जो कि आर जी होती है। जी फॉर गैल्वेनोमीटर, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है, मतलब इसको हम गैल्वेनोमीटर को कंसिडर करेंगे एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5 रेजिस्टेंस हो गई हैं और अब हम इसकी लूप इक्वेशन लिखेंगे। सो हम लिख लेते हैं I1 वाले लूप की लूप इक्वेशन लिखते हैं हम। सो लेट्स से हम ये B पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो B पॉइंट से सबसे पहले हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस R1 और इसमें से करंट गुजर रहा है I1। तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है नेगेटिव होगा, तो आप लिखेंगे -I1R1। ठीक हो गया। फिर आ जाइए ए पॉइंट से गुजरते हुए इस रेजिस्टेंस पे। तो इस रेजिस्टेंस में देखिए I1 गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला रेजिस्टर जो है वो ना सिर्फ इस लूप का हिस्सा है बल्कि नीचे वाले लूप का हिस्सा भी है ना। तो इसमें से I3 भी गुजर रहा है, और वो किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, वो इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे हैं ना। लेकिन हमने जब हम जिस लूप के को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने उस लूप के करंट को नेगेटिव लेना है। ठीक है, दूसरा चूंकि उससे ऑपोजिट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया था। तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लिखेंगे -I1 टाइम्स R2, R3 है आई गेस, ये R3 है जी। सो ये R3 है, और तो ये तो हो गया माइनस इस करंट की वजह से। अब इस करंट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसा होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस करंट से ऑपोजिट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यानी प्लस आई, ये थर्ड करंट करंट नंबर I3 है, टाइम्स R3। ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए इस लूप में तीसरी चीज़ जो है वो ये रेजिस्टर है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो है। तो गैल्वेनोमीटर में से भी 2 करंट गुजर रहे हैं। एक करंट जो है I1 है जो कि किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, अपवर्ड, और दूसरा करंट I2 है साथ वाले लूप का। ठीक है, ये इस लूप का जो करंट है वो किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, वो नीचे की तरफ गुजर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे। हम इसको लिखेंगे -I1 RG, ठीक है, और फिर प्लस का I2 RG, दिस इज इक्वल टू 0। हमने सारे वोल्टेज चेंजेस जो है वो लिख लिए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने जो है वो R3 को कंबाइन करके उसके दोनों करंट्स जो है वो एक साथ लिख दिए हैं ब्रैकेट में। देखिए I1 -I1 R1 -I1 -I2। सो ये RG का जो करंट है इसको हम लिख सकते हैं ना, RG को यहाँ से हम कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ से तो हमारे, और माइनस को भी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, I1 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और I2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर आप खोलो तो यही वापस आ जाएगा ना, -I1 माइनस माइनस प्लस I2 टाइम्स RG। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। इसी तरह जो ये है इसमें भी आप माइनस को और R3 को बाहर निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -I1। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस I3। ठीक हो गया। सो इस तरह अगर आपको समझ ना आए कि ब्रैकेट में कैसे लिखना है तो आप पहले उसको इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी, 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा आपको, लिखना आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे फर्स्ट लूप की इक्वेशन। ये इसको लिखने के बाद आपने अब ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है जिसमें कि हमने चीज़ें कॉमन ले ली हैं। दूसरे लूप की इक्वेशन यानी कि जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है वो कैसे लिखनी है, बिल्कुल उसी तरीके से।
सबसे पहले आप R2 को देख लें, तो इसके क्रॉस एक करंट जो है वो I2 ही गुजर रहा है, ये किसी और लूप का हिस्सा नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा -I2 R2। और फिर आप आ जाइए ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके क्रॉस, तो उसके क्रॉस कौन सा करंट गुजरा है, एक तो I2 गुजर रहा है नीचे की तरफ, और चूंकि हम I2 ही कंसिडर कर रहे हैं, हम I2 को सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसके लिए लूप इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप दूसरे करंट को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा -I2RG प्लस I1RG। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा -I2 -I1 ब्रैकेट में टाइम्स RG। ठीक हो गया। फिर ये हमारे पास R4 आ रही है, तो R4 को कैसे लिखेंगे, R4 जो है उसमें से भी दो करंट गुजर रहे हैं, एक करंट I2 है जो कि इस डायरेक्शन में है, और दूसरा करंट I3 है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो I2 को आपने नेगेटिव लेना है, I2 को नेगेटिव लेना है और I3 को पॉजिटिव लेना है। सो ये देखिए -I2 और ये माइनस माइनस प्लस I3 टाइम्स R4। ठीक है, इसकी अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझसे दोबारा आपने पूछ लेना है, लेकिन आपको ये इस चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा जो लूप हमारा बन रहा था वो था ACDA, यानी ये नीचे वाला लूप। इसके लिए उन्होंने इक्वेशन नहीं लिखी क्योंकि उन्होंने जो चीज़ सॉल्व करनी थी वो इन दो लूप से सॉल्व हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए इसकी भी लूप इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या होगी इसकी लूप इक्वेशन, ये जो थर्ड हमारा लूप है उसकी लूप इक्वेशन क्या होगी। सो आप देखोगे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपने मार्कर का। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे। सो ये जो बैटरी है इसको लेट से हम कह देते हैं इसकी ईएमएफ है E। तो बैटरी के क्रॉस गुजरते हुए हमारी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है। तो अगर ये डायरेक्शन है तो आप लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो, और ये बैटरी है, लो से हाई पोटेंशियल पे जाते हुए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। सो ये आ जाएगा E। ठीक हो गया, E। और फिर R4 है रेजिस्टर हमारे पास, और R2 रेजिस्टर है, सॉरी R3 है। तो R4 रेजिस्टर जो है इसमें से दो करंट गुजरे हैं, एक I3 है और दूसरा I2 है। तो चूंकि हम अब इस दफ़ा I3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि हम I3 को नेगेटिव लेंगे और दूसरे वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा -I3। अब मैं चलिए खोल के लिख लेती हूँ, -I3 टाइम्स R4 प्लस I2 टाइम्स R4। ठीक हो गया। और इसी तरह R3 के क्रॉस भी दो करंट गुजर रहे हैं, एक है करंट I3 जो कि इस डायरेक्शन में है, दूसरा करंट I2 है जो कि इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने लगाई नहीं है, लेकिन हम इस दफ़ा इस करंट को सॉल्व कर रहे हैं ये वाले I3 को, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे और दूसरे वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा -I3 R3 प्लस I1 R3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके -R4 बाहर निकाल सकते हैं, इसी तरह इन दोनों को कंबाइन करके -R3 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे थर्ड लूप की इक्वेशन है, ऑल्दो इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिस के लिए लिख ली है। आप लिख दें तो अच्छी बात है पेपर में, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, अब क्या है कि हमने बिट काम कैसे करता है और ये कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है, कि हमने एक कंडीशन जो है वो बनानी है। वो कंडीशन ये है कि जो रेजिस्टर RG है, यानी हमारा गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर से करंट जो है वो ज़ीरो करंट गुजरे, उसके अंदर से करंट ना गुजरे। करंट ना गुजरने का मतलब ये है कि जितना करंट जो है अपर डायरेक्शन में, दो करंट गुजरे ना इसमें से, एक I1 है ऊपर की तरफ और दूसरा I2 है नीचे की तरफ, तो दो करंट इसमें से गुजर रहे हैं। तो अगर ये दोनों करंट जो हैं वो, चूँकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर का ये यहाँ पर 0 होता है, और अगर एक डायरेक्शन में करंट गुजरा हो तो गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर दूसरी डायरेक्शन में गुजरा हो तो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब अगर इसमें से ये दो करंट गुजर रहे हैं, तो जो भी करंट जो है वो बड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो उसकी तरफ की डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब ये है कि ये दोनों करंट जैसे ही बराबर हो जाए, लेट्स से अगर
यानी लेट्स से ये वाला करंट जो है वो 10 एम्पियर, तो ये -10 एम्पियर करंट हो, यानी करंट तो 10 एम्पियर ही हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। तो अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी अगर ये दोनों करंट जो है वो इक्वल हों और इसमें से गुजर रहे हों, यानी 10 एम्पियर जो है वो इस तरफ नीचे की तरफ भी गुजर रहा है और 10 एम्पियर ऊपर की तरफ भी गुजर रहा है, यानी डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड दोनों का अगर सेम हो जाए तो क्या होगा कि I1 और I2 अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारे गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो करंट जो है उसको शो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब है इसमें से करंट नहीं गुजर रहा। यानी बी और डी पॉइंट के ऊपर हम लोग, बी और डी पॉइंट पे एक ब्रिज बन गया, हमने रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर की वो हमारे इक्वेशन में से एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप I1 और I2 को बराबर कर देते हो तो I1 और I2 बराबर होंगे, तो I1 माइनस I2 यानी I1 माइनस I1, तो ये कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो आर जी जो है वो हमारी इक्वेशन में से निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो करनी है। और ये काम कैसे होगा, ये काम हम इस तरह करते हैं कि इन रजिस्टर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, हम जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आप देखोगे कि हम ये जो रजिस्टर हैं इनको, इनकी वैल्यू चेंज कर करके हम देखते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, वो वाली वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है अब इक्वेशन इसके अंदर से ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी खत्म हो गई, I1 माइनस आई टू इक्वल टू जीरो हो गया, और I1 को हमने ले लिया बराबर I2 के, यानी यहाँ से जब I1 माइनस आई टू जीरो होगा तो यहाँ से I2 को आप उठा के उधर ले जाइए, तो ये आपके पास आ जाएगा I1 इक्वल्स टू I2। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में I1 है वहाँ वहाँ I2 पुट कर दें, या जहाँ जहाँ I2 है वहाँ वहाँ I1 पुट कर दें, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस तरह, और ये नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक हो गया, अब इसमें हमने क्या किया है, I1 की जगह I2 पुट करना है, तो या I2 की जगह I1 पुट करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखो कि अगर मैं यहाँ I2 की जगह I1 पुट कर दूँ, ठीक है, और सॉरी यहाँ I1 पुट कर दूँ तो, और इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ, यहीं पे डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो I1 माइनस I3 ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया, I1 ऊपर भी है नीचे भी, नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ से हमें समझ आया कि करंट तो सारे हमारे पास गायब हो गए हैं, और जो चीज़ हमारे पास लेफ्ट है वो है रेजिस्टर्स की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक रेजिस्टर हमें उसकी वैल्यू नहीं फाइंड, यानी हमें पता नहीं है, यानी लेट्स से R3 हमें नहीं पता, हम इसको RX कह देते हैं। सो अगर हमें एक रजिस्टर की वैल्यू नहीं पता तो, और बाकी तीनों की पता है, तो हम बाकी तीनों की मदद से उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल एडजस्ट अदर थ्री रजिस्टर सो एज कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें से जीरो करंट गुजरे या वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। So thus whenever the condition of equation number 13.27, यानी ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन थी कि जिसमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, no current flows through the galvanometer and it shows no deflection, or conversely when the galvanometer in the Wheatstone bridge shows no deflection, तो इक्वेशन नंबर 27 जो है वो आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, so if we connect three resistors R1, R2, R3 of unknown of known adjustable values, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो known values के होंगे, and a fourth resistor R4 of unknown value, the resistance R1, R2 and R3 are so adjusted that the galvanometer shows no deflection। So ये सारा हमारा वो एक्सपेरिमेंट होगा कि हमने इन तीनों रजिस्टर को इस तरह एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, और फिर हम जो हमारा फार्मूला है ऊपर दिया हुआ, यानी R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, वो वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम वो अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछ लीजिए, और क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आगे हम नहीं पढ़ते, इतना ही करते हैं। एक टॉपिक हमारा रह गया है, फिर हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी, और एक्सरसाइज जिन बच्चों ने अगेन नहीं की तो उनको उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात को माइंड में रखिएगा। तो
अभी के लिए यही। अल्लाह हाफ़िज़।